हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और उनको पता है कि आपका जो सेकेंड मेन कोर सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, उसकी हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। सो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको जैसा बोला था कि हम इसकी नेक्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे, तो इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा विद्या। इसमें आपको संकटकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी और निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब NSA और डिटेंशन एक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सो आज की क्लास में हम संकटकालीन व्यवस्था जो है, इमरजेंसीज जो हैं वो पढ़ेंगे कि भारत में तीनों तरीके की इमरजेंसी क्या है, कब लगती हैं, कब लगी हैं, क्यों लगी हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और अगर आपने पिछले यूनिट्स की क्लासेस अटेंड नहीं की है सो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाकर उनको अटेंड कर लीजिए। ठीक है। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। देखो, भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम उनके जैसा लिख दिया गया है, थोड़ा उनसे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर और उसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स करके, चेंजेस करके, ठीक है, सारे आपके प्रोविजंस करके उसको और अच्छा बना दिया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि भारत में आपातकालीन प्रावधान जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो जर्मन के संविधान से लिए गए हैं और ये प्रावधान केंद्र को किसी भी स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती हैं। मतलब एक सेंटर को, इंडिया के सेंटर को, अब सेंटर की बात हो रही है तो जाहिर है अगर सेंटर बचेगा तो इंडिया भी बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पर ये बोले कि जो प्रावधान बनाए गए हैं वो केंद्र को किसी भी स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपका जो है भारतीय संविधान के जो आपका 18 भाग है उसमें अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेदों तक इस मतलब जैसे कि कुछ अनुच्छेद जो है आर्टिकल 352, 356, 360, ये तीनों, इसमें आपातकाल को बहुत अच्छे से बताया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की वो एक स्पेशल ऐसी चीज़ है जिसमें संकटकाल में वो संघात्मक शासन व्यवस्था या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप धारण कर सकती है। संघात्मक शासन व्यवस्था संवाद में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एकात्मक शासन व्यवस्था भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझा रखा है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है। उसके साथ साथ अगर संवाद के उल्टा लिया जाए तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने भारत की जो स्पेशल सिचुएशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए संवाद को एक अमेंडमेंट के रूप में अपनाया है, संशोधन उसमें करके उसको अच्छे से अपना लिया है। संविधान में इन आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उन और संविधान की सुरक्षा करना है। ठीक है। जैसे आपका वो जो है सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया जो है आपका पूरा कंट्री, उसको और साथ में पॉलिटिकल सिस्टम को और संविधान की सुरक्षा, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी करने के लिए बनाया गया है। संविधान, भारत में संविधान में निम्नलिखित 3 प्रकार के आपात प्रावधानों की परिकल्पना की गई है जो 3 प्रकार की आपकी आपातकालीन इंडिया में लगती हैं या किसी सिचुएशन में लग जाती हैं। वो तीनों क्या हैं? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ, मतलब क्या स्टार्ट करने से पहले कि इनको अच्छे से डिटेल में समझने से पहले, कि इंडिया में स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टूडेंट्स कभी भी नहीं लगी है। जब से अब तक, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से अब तक एक बार भी ये दोनों इमरजेंसीज नहीं लगी हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी वो 3 बार लग चुकी है। अब वो कहाँ कहाँ लगी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। देखो, आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रपति को एक तरीके से ये छूट देता है कि युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, उसके आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को गंभीर माने तो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनको ये लगता है कि अगर युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, अब मैंने आपको राष्ट्रपति शासन में और मैंने जो आपको पीछे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से ये बता दिया था कि जो तीनों इमरजेंसीज का जिस पे जोर चलता है, जिसको तीनों इमरजेंसी को जो हैंडल करता है वो है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है।
और इंडिया के प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट हैं, इस टाइम के प्रेसिडेंट हैं, उनका नेम भी मैंने आपको उसमें बताया था। और आप बोलोगे कि मैम हमें पता है, तो ये मतलब ये वाली बात नहीं है, पता है। देखो, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछ ली जाती हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। टीचर, देखो, पेपर चेक करने वाला टीचर सीनियर होता है और उसको पता लग जाता है, मतलब काफ़ी साल के एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो, और उनको एक बारी में आंसर देखते ही पता लग जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, क्योंकि वो इतने सालों से पेपर चेक करते हुए आ रहे होते हैं। तो आप उसमें बीच में नेम्स, डेट, प्लेसेस ऐड करो ना, या कोई सा इंसिडेंस ऐड कर दो, तो वो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करी है। ठीक है, ये वाली बात। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो युद्ध होने पर बाहर का कोई आक्रमण दिखे, आंतरिक अशांति, अंदर की इंडिया के अंदर में अशांति दिखे उनको कि भैया शांति भंग हो रही है, उसके आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को गंभीर माने तो देश में एक इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब सबसे आपको ये जो इमरजेंसी मैं पढ़ा रही हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है, 1975 से 1977 तक 21 मतलब महीने तक ये लगी थी, 25 जून से 21 मार्च तक। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो तीसरी नेशनल इमरजेंसी थी वो 1962 में लगी थी, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तब लगी थी। तो इसमें क्या हुआ था, ये वाली जो हुई थी कि 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकालीन घोषित कर दिया गया था, आपातकाल। और तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने एक तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अब आपको मैंने ये भी राष्ट्रपति में पढ़ा रखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह लिए बगैर, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा कि हाँ ये चीज़ कर दो, राष्ट्रपति नहीं कर सकता, जबकि उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। लेकिन उसको एक तरीके से मतलब ये दिया गया है कि आप बनाओ, लॉ बनाओ, उसको पारित करो, जब तक हुक्म नहीं आएगा, पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा, आप उसको आगे नहीं भेज सकते हो। बट राष्ट्रपति को ये भी पावर दी गई है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो वो खुद भी इमरजेंसी बिना प्राइम मिनिस्टर और दोनों सदन की परमिशन के लगा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर ये इमरजेंसी लगाई थी। और ये मामला था क्या, मतलब ये पूरा इंसिडेंस हुआ क्या था। देखो, 1971 में हुए लोकसभा चुनाव थे और इनमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। अब आपने 12th में ये पढ़ रखा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ। कांग्रेस न्यू और कांग्रेस ओल्ड जो थी, इनमें आपकी बढ़ गई थी। और लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दे दी थी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था और तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल भी किया था। ठीक है, अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई थी और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, देखो उस टाइम में ऐसा हो गया था कि इंदिरा गांधी की सोच थोड़ी वैसी अलग रहती थी। अब जो पुराने सारे जो बैठे हुए थे इंदिरा गांधी की पार्टी में, तो वो एक मतलब एक तरीके से सीनियर्स थे और उनकी सोच जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही बहुत एक लिमिटेड और एक तरीके से अच्छी वैसी एक जैसी रहती थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का ये कहना था कि नहीं, मैं एक पारंपरिक तौर पे अपनी टीम नहीं चलाऊंगी, मैं इसमें नई चीज़ें ऐड करूंगी ही करूंगी, एक ट्रेडिशनली यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ओ और आई, ये 2 पार्टी बढ़ गई थी कांग्रेस की। आपने 12th में इंडियन पॉलिटिक्स में इसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है, ठीक है ना, इमरजेंसी को भी पढ़ रखा है। सो ये था आपका नेशनल इमरजेंसी का। और आपको मैं अगेन याद दिला दूं कि 1962 में चाइना इंडिया के वॉर में भी आपकी आपातकालीन जो वो थी इमरजेंसी जो थी, नेशनल इमरजेंसी, वो लगी थी। सो मैं आपको एक बार 1962 वाला जो आपका इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, जिसे नेशनल इमरजेंसी का नाम दिया गया, वो ये था कि आपको 1962 में भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश जो है, इंडिया का जो एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी पार्टी थी उन्होंने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था और उसके लिए जो इंडिया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उससे पहले चीन के और इंडिया के ताल्लुक बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब तक वो अमेरिका के साथ नहीं मिला हुआ था। लेकिन जब दोनों ने आपस में पावर्स देखी कि हाँ मेरी भी सेम है उसकी भी सेम है, तो उन्होंने
उन्होंने धीरे धीरे कर करके चाइना ने सब पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी आप स्टूडेंट्स एक बार देखना, जैसे चाइना जो है मैं आपको बताती हूँ, वो इंडिया का सारा हिस्सा, तिब्बत को अपना हिस्सा बोलता है। इंडिया का जो कश्मीर है वो मतलब चाइना की साइड का जो कश्मीर है वो उसको अपना वो बोलता है, मेरा हिस्सा है, जिसको अक्साई चीन बोलता है वो। और उन्होंने इंडिया के साइड में जो ऊपर के पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान के पास का सारा एरिया है, उसको भी धीरे धीरे हड़पता जा रहा है। और वो ये कहता है कि धीरे धीरे वो इंडिया को पूरा अपने अंदर में ले लेगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से ये धीरे धीरे अब हमारे जो स्टेट्स हैं वो अपने अंडर कर रहा है, इतने हमारे जवान बॉर्डर्स पे मरते हैं इसी वजह से कि ये युद्ध होता रहता है चाइना और इंडिया का ज़्यादातर, कि अक्साई चीन इंडिया का है और चाइना वाले बोलते हैं कि हमारा है। ठीक है, तो 1962 में ये वॉर थी जो ये हुई थी, नेशनल इमरजेंसी इन 2-3 टाइम ही लगी थी। 1971 में लगी थी, फिर एक 1975 में लगी थी जो 77 तक चली थी। अब आती है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टेट इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी असल में है क्या कि अनुच्छेद 356 संघ का कर्तव्य होगा। जो आर्टिकल 356 है वो बोलता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण, मानसिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये देखना कि जैसे कि आर्टिकल 356 बोलता है कि संघ जो है उसका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत बाहरी जो आक्रमण है वो मानसिक अशांति से हर राज्य की रक्षा करे, कि मानसिक जो है मेंटली बच्चा इंसान जो नागरिक हैं इंडिया के वो मेंटली भी टॉर्चर ना हो कि यार अब डर है, वहाँ से बम फेंक सकता है, एटम बम आ सकता है, गोलियां चल सकती हैं, हमारे घर बर्बाद हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपस में इनको एक तरीके से सुरक्षित करना और सुनिश्चित करें कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही काम कर रही है। नागरिकों को इस चीज़ की तसल्ली भी दिलाना, उनको बिल्कुल ठीक करना कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी आप यहाँ पे ये समझो कि ये नहीं है कि पाकिस्तान ने गुजरात पे हमला कर दिया। यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी से बात की जा रही है इंडिया के अंदर के राज्यों में जब वॉर होता है, जिसे गृह युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे गृह युद्ध बोलते हैं, आपस में ही एक देश के आपस के स्टेट्स में लड़ाई हो जाती है, उसको स्टेट इमरजेंसी के तौर पे राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये बताया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे भी उपबंध कर सकते हैं कि वो राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या फिर राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हाँ जी 2 स्टेट आपस में लड़ने वाले हैं, तो इसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति ये उद्घोषणा कर देते हैं, क्या करते हैं कि उस राज्य की सरकार के सब या फिर कोई राज्यपाल या राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकारी के निहित उसके द्वारा सब या कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये बात बताई गई है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ जी यहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो देखते सब कुछ है, उनको सब पता होता है इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ जी यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, यहाँ का राज्यपाल या विधानमंडल जो भी है वो कुछ नहीं करने वाला, तो वो उनकी पावर्स अपने हाथ में ले सकते हैं और उनको इतनी पावर्स नहीं दी जाएंगी बाद में कि वो अपने स्टेट्स को संभाल सके। फिर उनको राष्ट्रपति संभालता है, जिसपे आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है कि भैया तुम दोनों देशों पर आर्टिकल 356 लगा हुआ है, ना तुम्हारे देश का भार वहाँ जाएगा ना वहाँ जाएगा। इनफैक्ट ये हो जाता है कि इंडिया के किसी भी हिस्से का कोई वहाँ नहीं आएगा जब तक वहाँ पे शांति नहीं हो जाती है। साथ में ये भी बोला गया कि वो राष्ट्रपति जो है वो ये भी घोषित कर सकेंगे कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन होंगी। ठीक है, मतलब सेम वही वाली बात है कि जब राष्ट्रपति ने उनकी शक्तियां अपने हाथ में ले ली है तो जाहिर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दोनों संसद की बात सुनता है पहले, तो इसलिए उनको ये करना होता है कि वो सीधा संसद भी उनकी पावर्स ले सकते हैं और वो ऐसे प्रासंगिक उपबंध मतलब बना सकते हैं, एक ऐसे रिलेवेंस बना सकते हैं चीज़ें जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए आवश्यक दिखाई देती हैं, कि वो एक ऐसे भी रिलेवेंस बना सकते हैं, प्रासंगिक चीज़ें बना सकते हैं जो राष्ट्रपति के पर्पस को बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन के प्रभाव कि क्या है। सबसे पहला है कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव बोलता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य सरकार के कार्यकारिणी अधिकारों का प्रयोग केंद्र सरकार करने लगी है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट स्टेट है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ में राज्य सरकार के जो कार्यकारिणी अधिकार है उसके एग्जीक्यूटिव
जो राइट्स दिए गए हैं उसका यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है विधानमंडल, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या बोलता है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाने का काम नहीं करता है, राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। ठीक है। राज्य जो है वो विधानमंडल कानून बनाने का काम नहीं करता है उस टाइम पे, और राज्य विधानमंडल को निलंबित कर सकता है या भंग करने का ऑर्डर भी दे सकता है। वित्तीय फाइनेंशियल में क्या बोला गया कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति केंद्र या फिर राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को एक संवैधानिक कर मतलब लगा सकते हैं उसमें, और ऐसे संशोधन या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसे जब तक आपातकाल जो है वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है। अब आपकी है लास्ट जो आपकी आपातकाल है, इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टूडेंट्स आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी है, आज़ादी से लेकर आज तक की बात मैं आपसे कर रही हूँ। कभी हमारे फिलोसफर्स ने, हमारे नेताओं ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने ही नहीं दी है। इतने दिमाग से, इतनी चीज़ों से उन्होंने काम किया। ठीक है। आर्टिकल 360 के तहत अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है जिसमें भारत देश के किसी भी हिस्से की सीमा में वित्तीय स्थिरता पर खतरा पैदा हो गया है, तो तत्काल प्रभाव से इस आपातकाल की घोषणा वो कर सकते हैं। सीधे सीधी बात यहाँ पर बोली गई है कि यहाँ पर इनको लग रहा है कि हाँ जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ये चीज़ें कब होती हैं? जब या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आते हैं या फिर दंगे फिसाद होते हैं, लोग मारे जाते हैं, चीज़ें तबाह हो जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, या नेचुरल डिजास्टर आया, भूकंप आया, टूट गई, मकान टूट गए, घर टूट गए, और सुनामी आ गई तो सब बह गया, कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियली एक इमरजेंसी के तौर पे लगाया जाता है कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट जितना हो सकती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, लोगों को ज़िंदा रखने के लिए हर चीज़ कोशिश करती है। फर्स्ट एड देती है, खाना देती है, रहने के लिए जगह देती है, सब कुछ देती है। ठीक है। 44 संवैधानिक संशोधन ये उपबंध करता है कि अनुच्छेद 360 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहत और परिवर्तित की जा सकेगी, मतलब उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और 2 महीने की कालविधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा जब तक कि उस कालविधि की समाप्ति के पूर्व घोषणा अनुमोदन करने या फिर संकल्पना दोनों सदनों से पारित नहीं होती है। लेकिन इस महीने की, जैसे कि मतलब इनमें से कोई 1 महीने की अवधि को लोकसभा 2 बार विघटन हो जाता है और संकल्प राज्यसभा अनुमोदित हो जाता है, और लोकसभा जो है वो उद्घोषणा उस तारीख से नई लोकसभा बिठा दी जाती है। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यार मैम आप तो बहुत कंफ्यूज कर रही हो, ये बात क्या बोल रही हो। देखो मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पर बात बोली क्या है। यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है कि 2 महीने की काल विधि दी जाती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने से ज़्यादा मत लगाओ, कोशिश करो कि 2 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इस चीज़ को ख़त्म कर सको कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनली हट गई। ठीक है। तो ये बोला गया है कि अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए तो लोकसभा इस पर चर्चा करती है, फिर उसके बाद राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति प्रधान, मतलब यही सारा इनका पूरा साइकिल, ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, जिसकी वजह से भारत का जो नागरिक है वो सेफ रहता है या फिर उसको हेल्प मिल जाती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपकी संकटकालीन व्यवस्था कंप्लीट हो गई है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो इसमें आपको कोई निष्कर्ष लिखना भी नहीं है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी आप मुझसे बोलो कि निकी मैम आपने निष्कर्ष नहीं लिखवाया, तो कोई इशू नहीं है, इसका कोई निष्कर्ष है ही नहीं। आपातकाल में क्या ही निष्कर्ष लिख सकते हो। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो आर्टिकल्स दिए गए हैं स्पेशली इमरजेंसी को लेकर, वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, सभी नागरिकों के लिए, इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सभी के लिए। ठीक है। ये बात आप लास्ट में निष्कर्ष में निकाल सकते हो। अगली क्लास में हम निवारक निरोध पढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक थोड़े वास्ट हैं, बड़े हैं, तो दैट्स वाई मैं आपको अलग अलग क्लास में इनको पढ़ाऊंगी। और आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।